हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी चार्जेस की और उन चार्जेस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम उनकी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो हम उसमें चांस नहीं ले सकते। तो हम पूरे चैप्टर को ब्रेक करेंगे कुछ की कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में और उस तरीके से हम चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि चार्जेस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर हमेशा होते हैं, और इन जनरल अगर मैं बात करूं नेचर में कोई भी एटम होता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मींस उसके ऊपर चार्जेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो एकदम बैलेंस्ड होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम के पास न्यूट्रली नेचुरली, वैसा ही उतना ही नेगेटिव चार्ज भी उसके ऊपर होता है। ये मैं आइसोलेटेड एटम के लिए बात कर रहा हूं जो नेचुरल कंडीशन में पाया जाता है। तो अगर हमें उसे चार्ज करना है तो हम जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे चार्ज की, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से होता है या तो उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के एडिशन से होता है। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हम दो बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हैं और रबिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे बाहर आता है, और दो बॉडीज में जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा। तो जिससे निकल के जाएगा वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हुई है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाके बैठेगा उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो गई। ऑल्दो पहले दोनों के ऊपर चार्जेस बैलेंस थे, तो अब जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ये फिनोमेना तभी वर्क करेगा जब आप दो बॉडीज जो ले रहे हैं उसमें से एटलीस्ट एक बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर आप दो बॉडीज ले रहे हैं तो अगर उनमें से एक इंसुलेटर नहीं है, दैट मीन्स अगर आप दोनों कंडक्टर ले रहे हैं, सपोज ये दो बॉडीज हैं आपके पास और ये दोनों कंडक्टर है, तो अगर आप इनको फ्रिक्शन से चार्ज करते भी हैं, यानी इस पे पॉजिटिव या इस पे नेगेटिव लाने की कोशिश करते हैं, तो होगा क्या कि बॉडीज क्योंकि कंडक्टिंग है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, तो विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होकर वापस से दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, एकदम न्यूट्रल हो जाएंगी, उनके ऊपर चार्जेस फिर से बैलेंस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे की आइडिया लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स ओनली व्हेन एटलीस्ट वन बॉडी इज इंसुलेटर। सो वी कैन राइट डाउन दिस की पॉइंट दैट friction electricity works only if at least one body is insulator, at least one body is insulator। क्योंकि अगर दोनों कंडक्टर हुए तो चार्जेस वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाके फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तभी काम करेगी जब दोनों में से कम एक बॉडी हमारी इंसुलेटर होनी चाहिए, यानी दोनों कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जो कोई भी बॉडी चार्ज है तो इसको डिटेक्ट हम कैसे करते हैं कि उस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, तो उसके लिए एक एपरेटस यूज किया जाता है दैट वाज नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये चार्जेस को डिटेक्ट करने के काम में आता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक जार होता है जिसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और उस पर एक कॉर्क या कैप लगा के उसमें एक रॉड कंडक्टिंग ले लेते हैं और एक कंडक्टिंग स्फीयर लगा देते हैं, और इससे यहाँ पे दो गोल्ड की लीव्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है हमारे पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब भी हम इस चार्ज बॉडी को इस स्फीयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो जाहिर सी बात है इससे चार्जेस इस पे आना शुरू हो जाएंगे और ये बॉडी भी चार्ज होगी, और यहाँ से चार्जेस रॉड के थ्रू होते हुए हमारे गोल्ड लीफ के ऊपर पहुंचेंगे, और जब गोल्ड लीफ पे चार्जेस पहुंचेंगे तो लीव्स के बीच में क्या होगा, सेपरेशन बढ़ने लगेगा। तो ये इस बात का कंक्लूजन होगा कि हमारी जो बॉडी है जो हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से टच कराए हैं उस बॉडी के ऊपर चार्ज है, जिसकी वजह से
दोनों गोल्ड लीव्स के बीच में सेपरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये चार्ज का अमाउंट अगर ज्यादा है तो हम मैग्नीट्यूड वाइज भी दो बॉडीज को कंसीडर कर सकते हैं कि अगर दो बॉडीज में टच कर रहा हूं, एक के केस में मुझे इनके बीच में लीव्स के बीच में सेपरेशन कम मिल रहा है, दूसरे केस में सेपरेशन ज्यादा मिल रहा है, दैट मींस दूसरी वाली बॉडी के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो पहली वाली बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऑल्दो हम कितना है ये नहीं निकाल पाए, लेकिन हम ये जरूर यहां से कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी पे मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज ज्यादा है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे चार्जेस, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सबसे एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। दैट मींस जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स का नंबर, या तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स 30 होंगे या 31 होंगे, लेकिन कभी 30 एंड हाफ स्टूडेंट क्लास में नहीं आएगा। दैट मींस क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर हमेशा होल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। सेम वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा होल मल्टीपल होता है। और जो मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल होता है वो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो किसी भी दूसरी बॉडी पे अगर हम उसे किसी भी मेथड के थ्रू, चाहे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज करते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इस चार्ज का हमेशा होल मल्टीपल होगा। तो हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q is equals to plus minus NE, where N belongs to set of integer values। तो आप हमेशा होल नंबर में, यानी 1.6 का मल्टीपल में चार्जेस पॉसिबल होंगे, इसके अलावा चार्जेस पॉसिबल नहीं होंगे होल मल्टीपल में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन दूं कि इनमें से कौन सा चार्ज आपके हिसाब से पॉसिबल है और कौन सा चार्ज नहीं पॉसिबल है, तो मैं पहला चार्ज लिख रहा हूं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 4.8 into 10 to the power -19 coulomb, third 5.2 into 10 to the power -19 coulomb, and fourth option is none of these। तो आपको जो मैंने लॉ बताया कि चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड रहता है, तो आप उस फॉर्मूले के हिसाब से चेक करेंगे तो यहाँ पे उस बॉडी के ऊपर दो चार्जेस हैं, एलिमेंट्री चार्जेस, यहाँ पे 3 चार्जेस हैं। आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इस मिनिमम पॉसिबल चार्ज को, तो ये वैल्यू आती है। लेकिन 5.2 कभी भी नहीं आएगा। आप 16 की टेबल भी पढ़ के देख सकते हैं, उसमें भी 5.2 नहीं आता। दैट मींस ये वाला चार्ज जो है हमारा किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटा में एग्जिस्ट करता है हमेशा चार्ज, होल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर नेक्स्ट बात, कभी भी हम चार्ज की बात करें तो चार्ज हमेशा जो हमारे सब्जेक्ट में है कि हम कंडक्टर्स के लिए बात करेंगे, और कंडक्टर्स में जो चार्ज होता है वो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं किसी बॉडी से चार्ज को निकाल लूं, रिमूव कर लूं, या मैं किसी बॉडी पे चार्ज को ले जाके डाल दूं। तो एडिशन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन करता हूं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी अगर न्यूट्रल थी, और अगर मैं रिमूवल ऑफ चार्ज करता हूं तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी मैं चार्ज की बात करूंगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही रहेगा। किसी भी बॉडी की चार्जिंग अगर मुझे करनी है तो चार्जिंग के लिए हमेशा आप याद रखें, चार्जिंग इज आइदर बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया एक और पॉइंट हमारा, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा हम डिस्कस करें बॉडीज, जैसे दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं बॉडीज को। हम आइदर कंडक्टिंग बोल सकते हैं या कंडक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है, जिनको हम मेटल भी कहते हैं। तो मेटल वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के मटेरियल को हम क्लासिफाई कर देते हैं नॉन कंडक्टर्स में। ये वो टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इन्हें हम नॉन मेटल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसका बेसिस यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी पे अवेलेबल है तो वो कंडक्टर है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो वो बॉडी नॉन कंडक्टर है,
ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरी में मैंने बांट दिया। तो अब अगर किसी मेटल के ऊपर मैं चार्ज देता हूं तो देखिए क्या होगा। तो सपोज ये मेटल है, तो आपको पता है मेटल का मतलब ही हुआ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी अगर उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके ऊपर ट्रैवल करके कहीं भी जा सकता है। तो क्योंकि हमें पता है चार्जेस के बीच में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी लाइक रिपेल्स अनलाइक अट्रैक्ट्स। तो अगर लाइक चार्जेस यानी मैं इस पे पॉजिटिव देता हूं तो जो भी पॉजिटिव चाहे मैं इंजेक्शन के थ्रू इसके अंदर ही क्यों ना डालूं स्फीयर के, वो पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन की वजह से हमेशा कहां पे अपीयर हो जाएंगे, सरफेस के ऊपर। और अगर ये बॉडी एक परफेक्ट स्फीयर है तो इस पे जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और ये कुछ इस तरीके से मेटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल ऑलवेज रिमेन जीरो। This is true for an isolated charge conducting body, that the electric field inside the body always remains zero. And if we talk about non-metal में क्या होगा, आप जहां पे उसको जैसे भी चार्ज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉडी नॉन मेटल ले ली, इसके अंदर मैंने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप की बॉडी है, इस पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये नॉन मेटल का एग्जांपल है। तो इसमें आप जो भी चार्ज जहां डालोगे, क्योंकि ये बॉडी में चार्ज ट्रैवल कर नहीं सकता, नॉन कंडक्टिंग है, तो जो भी चार्ज आप दोगे ये वहीं पे पड़ा रहेगा, वो अपनी जगह से कहीं भी मूव नहीं कर सकता। तो इस बॉडी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो ये चार्ज हम इसके ऊपर कैसे भी दे सकते हैं, मतलब हम चाहें तो चार्जेस को यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम जहां पे रखेंगे वहीं पे चार्ज को पड़े रहना है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे मेटल थी तो आप कहीं भी चार्ज दोगे वो मूव करके कहां पे अपीयर हो जाएगा, सरफेस पे। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बिकम जीरो। और यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप इसको यूनिफॉर्मली चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होगा, और अगर आप यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज देते हैं तो नॉन यूनिफॉर्मली पड़ा रहेगा, उसमें कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को रीएडजस्ट कर सके, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं करते। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं चार्जेस की वजह से। आपको पता ही होगा जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये मैं फील्ड लाइंस दिखा रहा हूँ, रेडियली आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। सेम ऐसे ही जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा चार्ज की तरफ होती है ना, रेडियली टुवर्ड्स दी चार्ज। ये होता है एक और फर्क पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, और दो ही टाइप के चार्जेस पाए जाते हैं। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया, हम जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से निकल गया है, उससे रिमूव किया गया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे किसी मेटल के पास हम कोई चार्ज लेके जाते हैं, तो ये बॉडी है जो मेटल की बनी हुई है, और यहाँ पे हम एक फिनोमेना डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वाज इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो अगर मैं इस बॉडी के पास में कोई चार्ज पॉइंट चार्ज लाके रख देता हूँ, तो आपको पता है अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से क्या होगा, ये जितने भी इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इधर में नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। और क्योंकि ये बॉडी ओरिजिनली क्या थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, तो जितना नेगेटिव आया है उतना ही इस पे पॉजिटिव आएगा। ये किस प्रिंसिपल से कह रहा हूं, दिस इज चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्योंकि बॉडी पे नेट में ना तो चार्ज उस पर ट्रांसफर किया गया है ना उससे रिमूव किया गया है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर पहले चार्ज जीरो था तो इंडक्शन के बाद भी चार्ज क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव में 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्जेस आए हैं, तो उतने ही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, 3 3 6। और नेट चार्ज बॉडी का इनिशियली भी जीरो था, और नेट चार्ज बॉडी का फाइनली भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये होता है किसी भी बॉडी के ऊपर इंडक्शन ऑफ चार्ज का इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो फंडामेंटल लॉ है कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हम उसकी बात करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इस पे भी बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा कूलॉम्स लॉ, Coulomb's law and superposition principle।
Q1 और Q2, और उनके बीच का सेपरेशन सपोज है स्मॉल r। तो इनके बीच में अगर दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं तो हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर रहे होंगे, और ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये इन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, यानी Q1 की वजह से Q2 पे रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ऐसे ही यहाँ पे बात करें तो Q2 की वजह से Q1 पे भी फोर्स लगेगा। हम इसे न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी समझ सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से Q2 भी Q1 के ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। So that is force on 1 due to 2। अब ये जो कूलॉम का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किन बातों पे डिपेंड करता है? तो दिस फोर्स इज इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये क्या कहलाता है? दिस एप्सिलॉन इज permittivity of medium, we can say permittivity of medium। ठीक है, और इसका वैक्यूम की परमिटिविटी से और रिलेटिव परमिटिविटी से भी रिलेशन होता है। सो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव है, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी लिखते हैं तो E अपॉन E नॉट। So we can say E is equal to ER into E naught। यहाँ पे जो ER लिखा है मैंने एप्सिलॉन R, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और टेक्निकली इसे हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से, और कैपिटल K से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। So this is called as dielectric constant, which is sometimes represented by capital K। यहाँ पे जो epsilon naught है, this is what? Permittivity of free space। Free space means free of matter, that is vacuum। So this is epsilon naught, which is permittivity of free space। तो बहुत हमें इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम ध्यान रखना है कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस जिनके बीच में हम कूलॉम्स लॉ लगाने जा रहे हैं, वो दोनों पॉइंट चार्जेस का सिस्टम किस टाइप के मीडियम में रखा हुआ है, उस मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कांस्टेंट का हम यूज करेंगे। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और वैक्यूम। तो अगर ये फॉर्मूला मुझे तब लगाना हो जब दो चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड हो, तो उस केस में इनके बीच का फॉर्मूला सिंपली, अगर ये Q1 Q2 चार्जेस ही हैं और इनके बीच के डिस्टेंस सेम है R, तो the force will be equal to, inside vacuum अगर placed है तो 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ठीक, अब यहाँ पे अगर हमें फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो सपोज ये जो R वेक्टर है, अब ये R वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है Q2 पॉइंट चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो अगर ये Q2 का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो अगर हम Q2 के ऊपर फोर्स लिख रहे हैं तो Q2 पे फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर हम इस फोर्स को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसको? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दैट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube into R वेक्टर। आपको पता होगा वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर मुझे फोर्स ऑन 1 लिखना है ड्यू टू 2, तो अब यहाँ ध्यान देना होगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का दिया हुआ था, और अभी हमें क्या करना है? Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 का बनाना है। तो दोनों में डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है? अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम फिजिक्स में माइनस साइन का यूज करते हैं। तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1
Q2 अपॉन RQ और साथ में माइनस साइन। माइनस ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अच्छा, उससे भी पहले हम थोड़ा सा लिमिटेशन पे बात कर लें। जैसे इस कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, यानी इसको हमेशा आप नहीं लगा सकते, इसके लिए लिमिट्स हैं कुछ। तो क्या है लिमिटेशंस कूलम्ब्स लॉ की, उसको भी समझ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो सबसे पहली लिमिटेशन, ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी अगर आपकी बॉडी बड़ी है, यानी पॉइंट चार्ज नहीं है, तो उस केस में इसे एप्लीकेबल बनाने के लिए हमें एलिमेंट्री मेथड का यूज करना पड़ेगा। यानी एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा जो ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे, फिर उसकी वजह से फोर्स लिखेंगे और उसके बाद पूरी बॉडी के लिए हम यहाँ पे कैलकुलस का यूज करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट्स के साथ, तो पूरी बॉडी की वजह से नेट फोर्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। लेकिन जो कूलम्ब का फोर्स है वो दिया गया था सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पहली इसकी लिमिटेशन है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये इसकी पहली लिमिटेशन है। अब दूसरी भी लिमिटेशन है इसकी, ये कूलम्ब्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों पॉइंट चार्जेस हमारे रेस्ट में हो, यानी मूविंग चार्जेस के केस में कूलम्ब्स लॉ एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमें फर्दर दूसरे डिस्कशंस करने पड़ेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स वगैरह की बात आ जाती है। अगर हमारा चार्ज मूविंग होता है तो मूविंग चार्ज में फिर मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ लगाने में जो हमारी सेकेंड लिमिटेशन है, ये कहती है बोथ चार्जेस must be at rest, both charges must be at rest. ओके, तो ये हो गई कूलम्ब्स लॉ के बारे में जितना भी डिटेल डिस्कशन हो सकता था। और पॉइंट चार्जेस के लिए इसलिए एप्लीकेबल होता है, अगर कोई पूछे कि क्यों पॉइंट चार्जेस पे क्यों लग रहा है, बड़ी बॉडीज पे क्यों नहीं लगा सकते, तो अगर मैं आपको इस बात को समझाऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये दो बड़े स्फीयर्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस है, तो मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस वाले, तो कूलम्ब्स लॉ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया, उसके लिमिटेशंस की भी बात कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और कैसे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम चार्जेस को, एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस को एक लाइन के अलावा रखते हैं और उसमें इक्विलिब्रियम वगैरह की बातें करते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that maximum students इसका बेनिफिट पा सकें। थैंक यू।